मारे तो 10,000 रुपए लगेंगे, और बदले में हम उनको पता 10-20 रुपए का 1000 ट्रिमर का मतलब है 100 किलो हम उनको लोहा देंगे तब जाकर हम उसको मैच करा पाएंगे। तो भारत सरकार के सामने ये समस्या थी कि अपने इंडस्ट्री के सेक्टर को हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री अच्छी नहीं होगी तब तक ऑटोमेटिकली हम हर एक चीज पे दूसरे देशों पर निर्भर करेंगे, और जितना ज्यादा हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी उतना हमारे देश का डेफिसिट, भुगतान संतुलन दिक्कत में ही रहेगा, क्योंकि हर एक देश चाहता है कि हम अपने फॉरेन रिजर्व को मेंटेन रखें। जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व मेंटेन होगा आगे, जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व मेंटेन होगा उतना देश की कंडीशन अच्छी होगी। तो आप लिखिए भारत सरकार लिखिए कुछ। हमको ये जानना है कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इंडस्ट्री के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड क्वारिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। पहला है मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, दूसरा है कंस्ट्रक्शन 8%, तीसरा है माइनिंग एंड क्वेरिंग, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, इसका है 2.5%। अगर हमसे पिछले सालों में कई बार आपको ये बात की गई कि इंडस्ट्री के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा कि टॉप पर मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसमें परसेंटेज है 15.4%, कंस्ट्रक्शन का है 8.0%, माइनिंग एंड क्वेरिंग का 2.3%। ये अक्सर एग्जामिनेशन पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्या हो बेटा, बैठ जाइए आप, तो बैठा लीजिए। पिछले 4 सालों को हम ट्रेंड देखें, हमने 2018, 19, 2019, 20, 2020, 21, 2021, 22, हम जो ट्रेंड देते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ रहा है वो कुछ इस प्रकार रहा है कि 5.3% से बढ़ रही है। कोरोना के पहले से हमारी स्थिति डाउन थी। कोरोना में तो हमारी स्थिति को और दिक्कत हुई, -1.2, -7.0, ये तो बनता है क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद थी, तब तो ये माइनस में जाएगा। लेकिन उससे पहले से आप देखें तो अब ये मामला डाउन है। समस्या थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, भारत सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करी, क्योंकि उनको ये बात क्लियर थी कि अगर अंग्रेजों ने हम पर कैसे शासन किया, अंग्रेज हमसे टेक्सटाइल यानी कच्चा माल, सूती उद्योग ले जाते थे और बहुत कम दामों में ले जाते थे, और उसके बदले में वो हमको बना बनाया कपड़ा देते थे। उनका जो कपड़ा अगर देखो तो बहुत महंगा होता था। एक तो हमसे कम दाम में आप खरीद रहे हो, और दूसरी बात हमको महंगे में बेच भी रहे हो, तो दो तरीके से हमको हानि है। यही काम हम अभी भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सस्ते में प्राइमरी प्रोडक्ट को दे तो रहे हैं, बदले में उनसे बना बनाया प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि बहुत महंगा है।
जो हम फॉरेन एक्सचेंज उनको पे कर रहे हैं, जो डॉलर में पैसे पे कर रहे हैं, रुपए पे कर रहे हैं, वो हमको भारी पड़ रहा है। और जितना ज्यादा आपके यहाँ से डॉलर जाएगा वो अच्छा साइन नहीं माना जाता है। जिस देश के पास जितना फॉरेन रिजर्व ये माना जाता है कि उनका स्टेबिलिटी अच्छी है, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन कंटीजेंसी सिचुएशन आती है या इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप उस फॉरेन रिजर्व को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि कैसे हम इन चीजों को बढ़ाएं, और जब हम इस रेशियो को देखते हैं तो 2021-22 जब रिकवरी होना शुरू की तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ होना शुरू किया। ये जो मैंने डेटा लिए इकोनॉमिक सर्वे बजट 2021-22 से लिया हुआ, पूरा जो डेटा मैंने लिया आपको पढ़ाने का, इंडस्ट्री और सर्विसेज का भारत में कैसे इस बजट में जो पुराना रिकॉर्ड है, जो ट्रेंड रहा है वो कैसे रहा। अगला लिखिए, भारत सरकार ने स्कीमें कुछ लॉन्च की, जैसे PLI प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम। इसका मेन पर्पस ये था PLI का कि आप जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो भारत सरकार आपको उतना ज्यादा इंसेंटिव देगी। आप प्रोडक्शन करो, हाई से मैन्युफैक्चरिंग करो। इसका फायदा ये था कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करते जाएंगे, भारत सरकार को यही चाहिए था हम कैसे अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मोटिवेट करें कि वो अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दें। तो सरकार ने कहा कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करिए, सरकार आपकी भरपूर मदद करेगी, चाहे पैसे के रूप में चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में, जो हो सकेगा वो करेगी। इसका फायदा ये हुआ कि अब धीरे धीरे करके हर एक चीज को PLI से जोड़े, प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम से जोड़ा गया। आपने ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट सुना होगा, आपने ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट सुना होगा। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि जब कोई चीज एकदम शुरू से शुरू की जाए, आपको एक फैक्ट्री खोलनी है तो सरकार ग्रीन फील्ड के अंदर आपको पैसे दे सकती है। आप नया कुछ बनाना चाहते हैं, नया कुछ खोलना चाहते हैं, एक आइसक्रीम की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, एक कोई मेगा इंडस्ट्रियल पार्क खोलना चाहते हैं। ब्राउन फील्ड का मतलब ये ऑलरेडी बनी हुई है, सरकार उसमें कुछ पैसे दे रही है, भाई इसको भी आप अपने में ऐड ऑन कर, ऑलरेडी खुला हुआ है। तो उसका मेन पर्पज ये था कि हम कैसे इस चीज को और तेजी से बढ़ाया जा सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था MSME सेक्टर को बढ़ावा देना। MSME सेक्टर क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत में जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो मैक्सिमम शेयर होता है वो MSME के अंदर हुआ होता है। तो जो पहली MSME की पॉलिसी थी 2005 की, तो भारत सरकार को ये लगा, क्योंकि हम कैसे मानेंगे कि कोई इंडस्ट्री माइक्रो होगी, कोई होगी स्मॉल होगी और कैसे मीडियम होगी, हम कैसे मालूम करेंगे? जाहिर सी बात, अगर 3 नाम दिए गए तो तीनों क्राइटेरिया भी अलग अलग होगा कि कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री कब माइक्रो में आएगी, कोई इंडस्ट्री कब मीडियम में आएगी, कोई इंडस्ट्री कब स्मॉल में आएगी। तो सबसे पहले उन्होंने चेंज ये किया जो अपने MSME सेक्टर है, क्योंकि MSME सेक्टर ये था कि अगर आपकी इन्होंने क्राइटेरिया बने थे कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से कम है तो वो माइक्रो में आएगी, 25 लाख से 10 लाख, 25 लाख से अगर 5 करोड़ के बीच में है तो वो मीडियम में आएगी, स्मॉल में आएगी, और 5 करोड़ से ऊपर से 10 करोड़ का है तो वो सर्विस है। इसको मैं लिखा देता हूँ, एक चार्ट बनाइए आप लोग। ये जरूरी था कि हम ये चेंज करें कि हम जो MSME सेक्टर है, क्योंकि मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इन्हीं MSME के द्वारा होता है। तो अगर हम बेहतर ये है कि जो इनका निवेश का क्राइटेरिया है, जो इसमें हमने खाका तैयार कर रखा है, बेहतर ये अब समय आ गया है हम इसके लिमिट को बढ़ा दिया जाए। जैसे हमने कहा कि 25 लाख रुपए तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो ये आएगा माइक्रो के अंदर आएगा। सरकार को लगा इससे बेहतर ये है कि इनके जो शेयर है इनको बढ़ाया जाए। तो पहले पुराना लिखिए, पुराना और नया मैं दोनों लिखा देता हूँ, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल, ये मैन्युफैक्चरिंग ये सर्विस है, ये 2005 की कोडिंग है, ये न्यू वाला है।
आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। ये लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, ये लिखा है सर्विसेज, ये है मैन्युफैक्चरिंग। जो न्यू वाला था उन्होंने दो बातें इसमें की कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बात की। इसका मतलब यह है कि 2005 एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपनी इंडस्ट्री माइक्रो तब कही जाएगी जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से कम हो। अगर वो सर्विसेज है, सर्विस इंडस्ट्री है, तो वो 10 लाख रुपए से उसका कम हो तो वो माइक्रो के अंतर्गत आएगी। अगर वो स्मॉल के अंतर्गत आएगी तो इसका मतलब 25 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में अगर उनका इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में तो वो कहलाएगी स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्री। और सर्विसेज के लिए 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में लिखा है 10 लाख टू 2 करोड़। तीसरा था मीडियम तरीके की इंडस्ट्री आएगी, मीडियम 5 करोड़ से जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के बीच में होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सर्विसेज के लिए 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। ये क्राइटेरिया बनाया गया था, इसके बेसिस से भारत सरकार तमाम तरीके रियायतें देती है। कोई माइक्रो में आ रहा है तो उनके अलग तरीके की रियायतें हैं, कोई स्मॉल में आ रहा है उनके अलग तरीके की रियायतें हैं। रियायतें का मतलब तमाम तरीके के लाभ, छूट। और तीसरा था हमारे पास मीडियम। तो इसके बेसिस से भारत सरकार तय करे टैक्स, अगर टैक्स भी लगाना होता तो इसी के बेसिस पे लगा लेती थी। वो अगर देख रही है कि 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है तो कितना टैक्सेस लगा दो। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त मतलब जब 2014 के बाद से सरकार आई तो उनके दिमाग में ये था कि सबसे पहले इनके क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए। क्राइटेरिया को बढ़ाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये जो एक्ट बना था, क्योंकि हमको बहुत सारे नॉर्म्स मानने पड़ते हैं WTO के, क्योंकि हमने वहां पे अपने साइन करके रखा है जो उनके पॉलिसी। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा किसी से बैक आउट कर सकते। तो हमारे पास समस्या ये थी कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बढ़ाएं, और हमको ये बात पता थी कि MSME सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मैक्सिमम इंडस्ट्री छोटी छोटी सब इसमें MSME के अंदर आ जाती है। तो बेहतर है पहले इसके क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए। तो क्राइटेरिया में इन्होंने दो चीजों को हटाया कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज अलग अलग रखने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट देखिए और टर्नओवर देखिए बस। अगर इन्वेस्टमेंट नए के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अगर 1 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो ये इस तरीके की इंडस्ट्री माइक्रो में है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश आपका 10 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, टर्नओवर आपका 50 करोड़ तक है तो ये आएगा स्मॉल इंडस्ट्री में। मीडियम में आपको देखना है तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है तो ये MSME मीडियम टाइप में है। इससे फायदा ये हुआ कि अब जो है ये जो क्राइटेरिया बढ़ने की वजह से फायदा ये हुआ कि जो प्रोडक्शन इनका हाई हो रहा था, क्योंकि अगर इस क्राइटेरिया को बाहर फुलफिल करते थे पुराने वाले के अकॉर्डिंग, अगर 10 करोड़ से उनका ऊपर हो जाता था या तो वो बड़ी कंपनियों में गिने जाते थे, और जब बड़ी कंपनियां हो जाती थी तो आपको टैक्सेस ज्यादा पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो उसका टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। रूल्स और रेगुलेशन फिर इससे आप निकल जाते थे, MSME से आप निकल जाते थे। अब अगर किसी का अगर टर्नओवर हमारा 10 करोड़ 12 करोड़ है तो वो बड़ी कंपनियों में आ जाता था।
तो बेहतर था कि इनके लिए हम पहले सिस्टम चेंज करें। हमने एमएसएमई की एक रिवाइज डिफिनेशन 2020 से बनाई और उसको संसद के सामने रखा, उसको लागू किया। इसका फायदा ये हुआ कि अब लोग आराम से, जो उनकी कंपनियां था वो लिमिट को हमने जब बढ़ा दिया तो सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने लगा। इसका फायदा क्या क्या चीजें हुए वो हम आगे देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए अब एक लाइन लिखिए, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्थापित किया। उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020। तो अगला लिखिए, रिटेल और होलसेलर जो ट्रेडर है उनको भी एमएसएमई में शामिल किया। रिटेल और होलसेल जो ट्रेडर्स हैं उनको भी एमएसएमई में शामिल किया। एमएसएमई को हिंदी में बोलते हैं लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग। लघु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। अब ये उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एमएसएमई के रिगार्डिंग बहुत सारी जो क्वेरीज आ रही थी, भारत सरकार उसको कैसे सॉल्व करे, किस प्लेटफॉर्म से सॉल्व करे। तो अगर उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई समस्या है, जो रजिस्ट्रेशन कराते थे अगर कोई समस्या है तो वही इनको डील करें। दूसरी एक समस्या है कि रिटेल और जो होलसेल ट्रेडर्स थे इनको इन्होंने एमएसएमई में शामिल किया, लेकिन जो फैसिलिटीज थे वो एमएसएमई वाली वो पूरी फैसिलिटीज इनको नहीं दी। इनको शामिल करने की वजह केवल एक बात, वो चाहते थे कि इनको आसानी से बैंक लोन मिल जाए। ये पूरी तरीके से एमएसएमई नहीं थे। जो सहूलतें, सुख सुविधाएं इनको मिल रही थी, जो भी रियायतें इनको मिल रही थी, ये इनको नहीं मिलेगी केवल लोन को छोड़ के, कि इनको लोन आसानी से कम दरों पर मिल जाए। सरकार हर साल निर्देशित करती है कि बैंकों को निर्देशित करती है कि जो वो लोन देंगे, जिसको आप बोलते हैं पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बैंकों से कहती है कि आप ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को सारा लोन बांट देंगे, ऐसा नहीं केवल इंडस्ट्री को लोन दे देंगे। वो ये कहती है कि आपका जो लोन का हिस्सा होगा उसमें एग्रीकल्चर का इतना हिस्सा होगा, इंडस्ट्री का हिस्सा इतना होगा, सर्विस सेक्टर के जो हिस्सा इतना होगा। ऐसा नहीं कि केवल आप एग्रीकल्चर वालों को लोन बांट दें, ऐसा भी नहीं केवल इंडस्ट्री को लोन बांट दें। ऐसा इसलिए कंपल्शन बनाया गया और इनको ऊपर दबाव बनाया गया कि आपको इंडस्ट्री में भी जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको इतना देना पड़ेगा, कृषि में जो छोटे उद्योग है इसलिए उनके ऊपर ये दबाव रहता है। जब आप जाएंगे तो एग्रीकल्चर लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही कमाल था कि आप बैंकों के ऊपर ये उनको ये कह दिया गया कि आपको इतना लोन इस सेक्टर को देना ही देना है, अगर आप नहीं देंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे आप। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर ये पीएसएल नहीं होता या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं होती तो होता क्या कि जो रसूखदार इंसान है, जो बड़ा आदमी इंडस्ट्री है, वो जाएगा 50 करोड़ 100 करोड़ का लोन लेके चला आएगा। लेकिन जो किसान है, जो एक 10,000 रुपए या 50 रुपए का बिजनेस खोलना चाहता है, वो कैसे करेगा? उसको इसीलिए सरकार क्या कहती है कि आपको अगर मुद्रा लोन के थ्रू अगर आपको 50,000 का लोन चाहिए तो आपको गारंटी की जरूरत नहीं है, आपको कोलेटरल की जरूरत नहीं है। 10,000 तक का लोन खरीद लेना है तो आपको कोलेटरल की जरूरत नहीं है। वो इसलिए किया गया ताकि, क्योंकि उनको पता था कि जो किसान है वो कोलेटरल कहां से लाएगा, गारंटर कहां से लेके आएगा। तो मिनिमम इनको हम इतना लोन दे दें कि ये अपना कोई ना कोई अपना काम धंधा स्टार्ट कर सके। बाद में समय आएगा धीरे धीरे करके आप इसको चुका देंगे। क्यों चुका देंगे? क्योंकि उनको पता है कि भारत की नींव तो गाँव में ही रसी है, मैक्सिमम जनसंख्या तो गाँव में है।
मैक्सिमम पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो शुरुआत तो हमको यहीं से करनी पड़ेगी। इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब यही था कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इतना लोन बांटेंगे, इंडस्ट्री के क्षेत्र में इतना लोन बांटेंगे और सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में इतना लोन बांटेंगे। ये सारे बैंकों में इंस्ट्रक्ट कर दिया, चाहे सिडबी काम करता हो, चाहे नाबार्ड के, तमाम तरीके की स्कीम सरकार ले आती है और इसके थ्रू वो जो लोन की अरेंजमेंट गाँवों में और एग्रीकल्चर किसानों के लिए करती है। अगला लिखिए चैंपियन पोर्टल। इनकी हेल्प करने के लिए सरकार ने एक चैंपियन पोर्टल भी लॉन्च किया। अब चैंपियन पोर्टल क्या कर रहा था? चैंपियन पोर्टल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर कोई सहायता देनी है, तकनीकी के संबंधित कोई सहायता देनी है, क्योंकि तमाम कृषि में भी नए तरीके की चीजें बन रही हैं, ट्रैक्टर बन, तमाम टेक्नोलॉजी नई आ रही है, किसानों को उन्नत सीड बीज देने हैं, लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। आज भी अगर किसान हाथ से ही फसल काट रहा है तो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसका दाम क्यों बढ़ रहा है? ज्यादा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज भी वो हाथ से ही उसका सारा काम हाथ से ही हो रहा है, जबकि हार्वेस्टर आ चुके हैं। जब ट्रैक्टर जमाने में नहीं होता तो लोग बैल से खेत को जोतते थे। तो अगर आपने इतना चीजें बढ़ा लिए फिर भी एग्रीकल्चर की कॉस्ट ज्यादा होगी तो हम वर्ल्ड मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। आज के समय में समस्या यही है कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बेचें। हर आदमी इसीलिए परेशान, जितनी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो इसीलिए किया जाता है कि हमको कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है और वर्ल्ड के साथ भी आपको कंपटीशन करना है, तो आप कैसे अपना प्रोडक्ट को इतना तेजी से बेच पाएंगे वर्ल्ड मार्केट में? तो जाहिर सी बात है, आपकी पहली बात तो आपके प्रोडक्शन का दाम कम होना चाहिए। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे जो भी बना रहे हैं, उसका दाम कम होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। चाहे आप किसी कोई कुछ नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं, उसका दाम कम से कम होना चाहिए। दाम अगर ज्यादा होगा तो लोग उसको कोई खरीदेगा नहीं। तो समस्या ये थी कि कैसे हम एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उसका दाम कम से कम दे। इसलिए भारत सरकार तमाम तरीके की सब्सिडी देती है और सब्सिडी देने का मेन पर्पस यही था कि हम वर्ल्ड मार्केट में टिके रहे। अगला लिखिए कि भारत सरकार लेके नेशनल पॉलिसी, इसको मैं रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। इसको आप लोग लिखते जाइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम, सॉरी इंसेंटिव, सॉरी इंसेंटिव, थैंक यू। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इसको लिख लिया। ये लिखा हुआ है PLI प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। 2014 में 50 मिलियन मोबाइल बनते थे, 20% हमारी डिमांड को कवर करते थे। आज 2020 में 2060 मिलियन मोबाइल कर रहे हैं, जो कि हमारी 90% डिमांड को कवर कर रहे हैं।
2014 में भारत 50 मिलियन मोबाइल बना रहा, 2020 में भारत 260 मिलियन मोबाइल बना रहा, 90% अपनी डिमांड की जरूरत को पूरा कर रहा। आप में से किसी के पास माइक्रोमैक्स का फोन है आपके पास अभी तुरंत इस समय है? LG, कार्बन, लावा, मैं जितने ब्रांड बता रहा हूँ सारे इंडियन ब्रांड बता रहा हूँ, और आपके पास किसी के पास भी एक इंडियन ब्रांड का फोन नहीं है। इसका मतलब ये है, इसके ये बोलने का भैया पूछने का केवल मेरा पर्पस इतना सा था कि जो इंडियन ब्रांड के सारे फोन थे वो प्राइस से कंपैरेटिवली चाइना के प्रोडक्ट के आगे टिक नहीं पाए। आपके पास होगा वीवो, रियलमी, रेडमी होगा, MI वाले रेडमी, शाओमी के फोन होंगे, या और होंगे आईफोन हो सकता है, या फिर आपके पास चाइना का जो आईफोन कौन सा होता है, चाइना का आईफोन कौन सा है, एक बहुत अच्छा ब्रांड है, वीवो नहीं, वन प्लस, उसको चाइना का आईफोन कहते हैं ना, वन प्लस। नहीं, बहुत अच्छा चलता है, नो डाउट अच्छा। मेरा बताने का पर्पस इतना है कि एक समय इंडियन माइक्रोमैक्स का भारत में जलवा हुआ करता था। मैं 2013-14 की बात बता रहा हूँ, और मार्केट को उन्होंने काफी कैप्चर करके रखा हुआ। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इन सारे प्रोडक्ट पूरे के पूरे मार्केट से गायब हो। नोकिया के CEO अपना जब स्पीच दे रहे थे तो रोते हुए उन्होंने ये कहा, मैंने शायद आपको बताया भी होगा पिछली क्लासेस में, रोते उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं समझ में आया कि हम क्या कर। उस समय एक समय ऐसा था कि नोकिया का मोबाइल हर हाथ में हुआ करता, अगर आपको याद हो तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कील ठोकनी है कि नोकिया के फोन से ठोक सकते हो, ऐसा कहा जाता था। इतने मजबूत सेट हुआ करते थे, और होगा कुछ लोगों के पास हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अब कोई किसी के पास नोकिया का फोन है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव करना शुरू नहीं किया और चाइना ने पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर किया। धीरे धीरे भारत सरकार को ये समझ में आया अगर ऐसा हुआ तब तो हमारा पूरा भारत, क्योंकि जब हम कोई भी चीज विदेशों से अपने यहाँ आयात करते हैं तो जाहिर सी बात उसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ता है, और हम पेमेंट रुपये में नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डॉलर में पेमेंट। और जितना ज्यादा यहाँ से फॉरेन जाएगा उतनी कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री बनवाई, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसीलिए बनवाई। अभी भी हम तमाम तरीके के लालच दे रहे हैं, टेस्ला को लालच दे रहे हैं, एलॉन मस्क को लालच दे रहे हैं, आइए हमारे यहाँ बनाइए। अभी भी कौन आए थे, आईफोन का एक नया वो खुला हुआ है, एप्पल स्टोर खुला। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आप आइए और यही बनाइए। इसका बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हम यही बनेगा, जो आपको जो फोन तो पहले बात आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, और जो हम विदेशों में जो पैसे भेज रहे हैं वो हमको उतना नहीं भेजना पड़ेगा। इसलिए सबसे जरूरत, और फोन और इन सबकी डिमांड, इनको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेमीकंडक्टर। अगर आपने नाम सुना हो सेमीकंडक्टर, अरे ठीक है, अर्धचालक हो गया, उसका नाम है, ये नहीं पूछ। मैं बोलता हूँ बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का होना निहायत जरूरी है। फोन है, लैपटॉप है, आपको तमाम चीजें यूज करना पड़ता है, और जो हमारी डिपेंडेबिलिटी है वो दूसरे देशों में मैक्सिमम। तब भारत सरकार ने कहा कि हम आपको, भारत सरकार ने भारत को उद्योगपतियों को बुलाया, कहा कि आप अपना, हाँ, आपको जो जो चीजें चाहिए हम आपको इंसेंटिव देंगे, आप अपने कारखाने स्थापित करने शुरू करें। क्योंकि अगर हम इसको नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे, और जिस दिन चाइना ने हमको रोक दिया हम नहीं देंगे किसी मामले में, क्योंकि हमारे बीच में तनातनी तो चल ही रही है। जब भी उनका मोड बना के हम नहीं देंगे, तब आप क्या करेंगे? जो लिथियम आयन की बैटरीज होती है वो भी वो उसकी भी बहुत ज्यादा समस्या है। तो क्वेश्चन ये था, जब तक आप सेमीकंडक्टर खुद में नहीं बनाएंगे, और हमारे यहाँ इसके रिजर्व पाया गया, बकायदा जम्मू कश्मीर, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर में पाया गया है, और एक जगह और पाया गया, राजस्थान में पाया गया। तो इसका फायदा ये होगा, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट निकालने की जो टेक्नोलॉजी अब भी बहुत ज्यादा है। भाई हमारे पास रिजर्व है, उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो अगर हम इसका प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये 260 मिलियन जो प्रोडक्शन फोन का हो रहा है, हो सकता है कि हम अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसी से अपनी डिमांड करें।
सबसे अच्छी एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो भी चीज आप दूसरे देशों से आयात करते हैं, बेहतर है कि उसको अपने यहां बनाना शुरू करें। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आप गेहूं चावल प्राइमरी प्रोडक्ट के दम पे बहुत दिनों तक वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते। आपको ग्लोबल लीडर बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। जेब में पैसे होंगे तभी लोग सुनेंगे, सच्चाई यही है। तो बेहतर यही कि आप अपनी कंडीशन को कैसे मेंटेन करेंगे। तो मेंटेन तभी करेंगे जब आप मैन्युफैक्चरिंग हब होगे, आप दूसरे देशों की डिपेंडेबिलिटी कम होगी। हम सारे हथियार रशिया और अमेरिका से खरीद रहे हैं। रशिया हमको अलग खींच रहा है, अमेरिका अलग खींच रहा है। बोले हमसे लीजिए, हमसे लीजिए, हम आपको F-16 फ्री जल्द सस्ते में दे देंगे। रशिया बोल रहे हमसे ले लो, हम तुमको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम कितना भी उनको गेहूं चावल बेच लेंगे, वो एक मिसाइल से सारा बराबर कर देंगे। क्या रहेगा? पड़ेगी तो मिसाइल तो खा नहीं लेंगे। मान लो उनके इतनी का विज्ञान घुस गया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉइंट सही है, लेकिन हमारे पास कितना सरप्लस प्रोडक्शन है, तभी तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को। कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि आप गेहूं चावल धान उगाने के कंपैरिजन में आप इसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब आपका पेट भरा हुआ है और अब जरूरत है कि आप दूसरों को दें। हमारे पास इतना प्रोडक्शन सफिशिएंट है, मैक्सिमम प्रोडक्शन है कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपने देशों को खाली पेट छोड़ के नहीं कहने बात, ये बिल्कुल इसका मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब ये कि हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है तो हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, और कोशिश करें कृषि और करें। क्यों? अगर हम अपने कृषि पर ही डिपेंड हैं, इसीलिए तो हमारा जो विकास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पीछे रह गया। चाइना ने हमसे 10 साल पहले ये चीज सोची और हमसे 50 साल आगे निकल दिया। जो पॉलिसी हमने 1991 में अडॉप्ट की, यही पॉलिसी उन्होंने 1980 में अडॉप्ट की। बाकी जो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी एकदम सेम टू सेम चल रही थी। जब हमारा देश आजाद हुआ, अगर आप देखेंगे पैटर्न, तो पैटर्न बहुत सेम चल रहा है। चाइना और भारत दोनों एकदम बराबर चल रहे थे, चीन और भारत दोनों बराबर चल रहे थे। उनको ये लगा कि आने वाले समय में हर एक चीज बनाए, इनफैक्ट आपकी मूर्तियां तक वो आपको बना रहे हैं, आपके देवी देवता जो भी आपके पूजनीय है उसको वो बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात, वो क्यों बना रहे हैं, झालर सब कुछ आपके साथ, वो आप देख रहे हैं वो चीज। फोन आपके पास भी चाइनीज ही होगा। तो इसका समस्या ये है कि जितना ज्यादा हम दूसरे देशों पर डिपेंड बनेंगे, उतना ज्यादा हमको नुकसान। इसलिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग पर 7600 करोड़ का आवंटन किया। आपने लिखा 7600 करोड़, ताकि इसको बूस्ट मिल सके, मतलब इसका प्रोडक्शन करना शुरू कर सके। अब लिखिए इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है। इसके एडवांटेज क्या है? पहला लिखिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तकनीकी उन्नत तकनीक का विकास। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में? ठीक। उन्नत तकनीक का विकास, पहला लिखिए उन्नत तकनीक का विकास। दूसरा लिखिए रोजगार का सृजन या रोजगार सृजन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा लिखिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू विनिर्माण, घरेलू विनिर्माण मतलब बनाना, यहां मैन्युफैक्चरिंग करना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निर्यात क्षमता में बढ़ोतरी, सनराइज इंडस्ट्री का उदय। सनराइज, ये सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है, कोई बता सकता है? एनीवन? सनराइज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसकी बढ़ने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? ये सनराइज इंडस्ट्री, इसके बढ़ने के बहुत। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्यों आजकल आपने खोज, किसी ने चैट जीपीटी का नाम सुना है? क्रोम एक्सटेंशन,
नाम सुना है चैट जीपीटी का? क्या है ये चैट जीपीटी? नहीं, वो तो है, करता क्या है चैट जीपीटी? हाँ, रोबोटिक जैसा है। चलिए, आपको पता है कि आने वाले समय में मास्टर का काम खत्म हो जाएगा, हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। क्यों? अब आपको रोबोट पढ़ाएगा। क्यों रोबोट पढ़ाएगा? क्योंकि मेरे जैसा टीचर रखने के लिए उसको लाख रुपए देने पड़ेंगे महीने के। अगर वो 5 टीचर रखेगा कॉलेज में तो उसको 5 लाख रखने पड़ेंगे, और मैं 3 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बोलूँगा थक गया हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा। रोबोट को 7 बजे से चालू करोगे और शाम को 7 बजे तक पढ़ाएगा, और 1 लाख का खर्चा होगा। तो 5 टीचर रखने से कहीं अच्छा है कि एक रोबोट रख लो। यही ना आने वाले समय का वो है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत गेम चेंजर रोल प्ले करने वाली है। आपको पता है, आपको बैठे बैठे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में 10 स्लाइड में कितना समय लगेगा आपको? अगर आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में कितना समय लगेगा? मैं कंटेंट आपको लिखा लिखाया दे दूं, आधे घंटे लगेंगे मिनिमम, अगर आप होशियार होंगे तो। मेरे जैसे में होंगे तो 45 मिनट, और उससे भी नीचे होंगे तो 1 घंटे। जहां तक मैं सही यही बोल रहा हूँ, पावर पॉइंट बनाने में जिसको नहीं पता उसको 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। चैट जीपीटी आपको विद इन 1 से 10 सेकंड आपको पूरा प्रेजेंटेशन बना के दे देगा, विद इन 10 सेकंड। आपको केवल इंस्ट्रक्शन देना है कि राइट प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन फॉर मी, और इंस्ट्रक्शन दे देना किस टॉपिक पे है, कितने पेजेस का है, क्या क्या चीजें उसमें देखना चाहिए, और आपको पूरा प्रेजेंटेशन विद इन 1 क्लिक दे देगा। तो चैट जीपीटी अच्छा है कि मैं अच्छा हूं? आप बताओ। जाहिर सी बात, चैट जीपीटी अच्छा है, आप सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय फ्री है, आप अपने फोन में टाइप करके कभी यूज करिएगा एआई चैट बोर्ड। अगर आपको अपनी किसी फ्रेंड को लव लेटर लिखना हो इजी, उस पर टाइप करिए राइट लव लेटर फॉर माय फियांसे, वो आपको बढ़िया लव लेटर लिख के दे देगा। ये मैंने किया है इसलिए बता, और बहुत बढ़िया लिखा हो। हालांकि जो मैंने लिखा था वो पत्नी समझ के लिख दिया, मुझे उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था, वो फियांसे को पत्नी का वो समझ लिया और पत्नी के लिए लव लेटर लिख दिया। आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना विद इन सेकेंड वो आपको बना के दे देगा। आपको जो भी चीज पूछना है, आप मुझसे पूछेंगे मुझको नहीं आएगा, मैं क्या बोलूंगा? कल बताऊंगा तुमको, यही नहीं कहूंगा, या बोलूंगा परसों बताऊंगा, वो तुरंत आपको बता के दे देगा। आपको प्रेजेंटेशन हो, आपको असाइनमेंट बनाना हो, आपको डिसर्टेशन बनाना हो, वो आपको तुरंत बना के देगा। इवन आपके लिए प्रोग्राम भी कर देगा वो। आप ये कह रहे हैं कि जितना उससे प्रोग्राम है वही तो देगा? सर ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज, शुरुआती स्टेज। आपने रोबो मूवी देखी होगी, रोबो देखी है रजनीकांत की, उसमें कंडीशन ऐसी आती है कि हो सकता है वो जान भी ले ले, वो सब समझेगा आने वाले समय। 1 सेकेंड, आपकी इमोशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपकी सारे इमोशन आपके फोन में देखा जा सकता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, सब कुछ सर्च करते हैं। आपको कपड़े ऑर्डर करने तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा पे जाते हैं। आपको कुछ सर्च करना है, कुछ चीजें सर्च करना है तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, अगर आप सर्च करते होंगे तो जो आपकी सर्च हिस्ट्री है, जाहिर सी बात है वो आपका काम करने का तरीका। आप सुबह 7 बजे उठ के फोन देखते हैं, आप अपने फोन में ये देख के बता सकते हैं ना कि आप अपने फोन में कितने घंटे किस चीज का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा फीचर होता है, तो उसी के बेसिस पे हम आपके प्रेफरेंस को निकाल सकते हैं कि इस आदमी को इस रील देखना इतना पसंद है, इस आदमी को फेसबुक पर इतना समय बताना पसंद है, इस आदमी को इंस्टाग्राम पे इतना समय। वो आपके प्रेफरेंसेस को रीड करता रहेगा। और अगर आपने प्रेफरेंसेस को 6 महीने मैंने रीड कर लिया तो जाहिर सी बात है 7वें महीने आप क्या क्या करने वाले मैं तुरंत बता दूंगा। एआई इसी पे काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी वो एकदम सक्सेसफुल हो गया, लेकिन कंपनीज के बीच में इस चीज के लिए होड़ मची हुई है, और आने वाले समय में एआई का जमाना ही है। अब परेशान लोग क्यों है एआई की वजह से? परेशान इसलिए कि एआई के आने की वजह से सारी नौकरियां चली जाएंगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, जब भारत में पहली बार कंप्यूटर आया था 1986, राजीव गांधी के जो सरकार थी उस समय भी ये कहा गया था कंप्यूटर आने की वजह से ये सब हमारे कामगार मजदूर क्या करेंगे, इनको तो खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाई। लेकिन आपको पता कंप्यूटर के आने से सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार और पूरी की पूरी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो हम ये मान के चल सकते एआई से चीजें और आसान हो जाए।
नुकसान कहां पर? युद्ध के क्षेत्र, सबसे ज्यादा नुकसान युद्ध के क्षेत्र। आने वाले समय में सैनिकों से युद्ध नहीं लड़ने वाला। जैसे आप बैठ के वीडियो गेम खेलते हैं, यहाँ पे 4 लोग बैठेंगे, वहां 4 लोग बैठेंगे और फोड़ा फोड़ी करेंगे। यही सच्चाई है। चाइना ने अपने जो सैनिक हैं कम करने शुरू कर दिए हैं ऑटोमेटिकली। चाइना की सेना सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी, उन्होंने अपने सेना में छटनी शुरू कर दी। उनको अपनी सेना को कम से कम रखना है। अब आने वाले समय में जो युद्ध लड़े जाएंगे, हो सकता है बायोलॉजिकल, जो हालांकि बैन है बायोलॉजिकल बैन वेपन, लेकिन जो लड़े जाएंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही लड़े जाएंगे। हम आप केवल दर्शक बने रहेंगे बस। तो कहने का मतलब ये कि एआई आने वाले समय में किस तरीके का रोल प्ले करता है वो आपको देखने को मिलेगा। 10 से 10 साल में आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि आने वाले समय में रोबोट का चीजें बहुत तेजी से बढ़ेगी। हर काम तो आजकल रोबोट से ही हो रहा है। जिन देशों के पास मैन पावर नहीं, वो तो रोबोट से ही काम करा रहे हैं। आप जापान के एग्जाम्पल ले लो, उनके पास मैन पावर है नहीं है, तो क्या करेंगे? रोबोट से ही काम चलाएंगे। अगला पॉइंट बढ़ते हैं हम। जितना पॉइंट मैंने लिखा है ये इसके एडवांटेज होंगे, क्योंकि इस पॉलिसी के आने के बाद टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा, रोजगार का सृजन होगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट। ये ऐसा माना गया कि कम से कम 60 लाख रोजगार को ये जनरेट करेगा। सरकार ने एक परख स्कीम लॉन्च की। परख स्कीम, इसका मेन उद्देश्य ये है, एक अभी मैं इसका मतलब बता देता हूं क्या है। ये जो लेबोरेटरी है इसका एक नेटवर्क स्थापित करें। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने नाम सुना है इसका? इसका मतलब ये कि उस मैप पे जितने भी लेबोरेटरी हैं, अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो जब भी आप कोई अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए आपको क्वालिटी वाला सर्टिफिकेट लेना होता है कि आपका प्रोडक्ट कितना क्वालिटी है। तो किसानों के पास ये समस्या थी कि अपनी गुणवत्ता, प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच कहाँ करें। तो जियोग्राफिकल जो सिस्टम है, जीआईएस मेथड के सामने उन्होंने किसानों को फैसिलिटी दे दी है कि उसको मैप पे डाल दिया है। किसान को अपने प्रोडक्ट को जहां से भी अपना टेस्ट करवाना है, वो बाकायदा उस जीआईएस जियोग्राफिकल जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे जाइए, अपना चेक करिए और जाके वहां पर टेस्ट करा के अपने प्रोडक्ट को भेजिए। इसका मेन उद्देश्य था कि जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा के एक्सपोर्ट के लिए प्रोत्साहित करें। परख स्कीम का मतलब यही है कि अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी चेक है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान ना होना। आप जाइए जीआईएस देखिए कहाँ पर लेबोरेटरी स्थित है, वहां पर अपने प्रोडक्ट को लेके जाइए और आपको सर्टिफिकेट देंगे, उसके बेसिस पर उसको एक्सपोर्ट करें। भारत सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें। पिछले 10 से 12 साल का जो ट्रेंड देखने को मिला, हम एक्सपोर्ट नो डाउट बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो रहा है। हमको इसको शिफ्ट करना है सेकेंडरी प्रोडक्ट। नो डाउट हम टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे बीपीओ के सर्विसेज में हम बहुत ही आगे हैं। लेकिन कोरोना के आने की वजह से क्या हुआ, सर्विसेज डाउन हो गई सारी। अगर हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे, उस समय इतनी ज्यादा क्राइसिस, उस समय सेमीकंडक्टर की क्राइसिस, क्योंकि प्रोडक्शन बंद था, देश की बाउंड्रीज बंद हो चुकी। और अगर हम खुद पे डिपेंड होते तो हम वो चीजें बना लेते। तो क्वेश्चन ये था कि हम कैसे, भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बदली कि नहीं, हमको इस चीज को चेंज करना चाहिए। और वो बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रही है कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। चाहे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। आपको इसका परसेंटेज भी याद होना चाहिए, यूपीएससी में इसका परसेंटेज वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना परसेंट है, कंस्ट्रक्शन का कितना परसेंट है, माइनिंग एंड क्वेरिंग का कितना परसेंट है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस सप्लाई का कितना परसेंटेज, ये बाकायदा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अब आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी बोलते हैं जिसको। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
हम जब इसका इंडेक्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है उसमें 3 चीजें आती हैं। इसमें आप याद रखिए कि जब भी आईआईपी बनता है तो उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। उसमें 3 चीजें होती हैं, माइनिंग जिसका प्रतिशत 14.4%, मैन्युफैक्चरिंग जिसका प्रतिशत है 77.6% और इलेक्ट्रिसिटी है उसका 8%। इसी के बेसिस पे हम अपना आईआईपी कैलकुलेट करते हैं और इसका जो बेस ईयर है वो बेस ईयर है 2011-12। ये बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर क्या होता है? ठीक, वो तो ठीक, वो तो हिंदी में हुआ था। होता क्या है? एक हाँ चलिए ठीक है, एक एवरेज मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने मान लिया कि उस साल से हम शुरुआत कर रहे हैं तो टोटल 100 यूनिट बनेंगे। अगर मैं ये कहूं कि 2011 में बेस ईयर 100 था और 2012-13 में ये बढ़ के 104 हो गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि 4% की बढ़ोतरी हुई आईआईपी में, ऐसा मैं कह सकता हूं। और अगर ये 2013-14 में बढ़ के हो गया 110, तो 104 से 110 में जितनी बढ़ोतरी हुई मान चलता हूं उतना परसेंट बढ़ गया। तो हम हमेशा बेस ईयर चेंज करते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि 100 से 200 हो जाए तो हम ये कहते हैं हमारा आईआईपी 100% बढ़ गया है। एक सेकंड में कॉल ले लूं मैं, अगर आप लोग परमिशन हो तो। हाँ, मैं ये बात कर रहा था बेस ईयर की। बेस ईयर हम इसलिए शिफ्ट करते हैं ताकि हम ये शुरुआत से उसको फिर से शुरू करें। अगर हो सकता है 4 साल में अगर ये 200 हो गया 100 से, तो हम ये कह रहे हैं 100% बढ़ गया, बहुत तरक्की हो गई, तो ऐसा वो सही पिक्चर नहीं दे। ऐसे हम बार बार बेस ईयर को शिफ्ट करते हैं। अभी के जो बेस ईयर है 2011-12 के अनुसार, जैसे हमने पॉपुलेशन माने थे, जो लोक सेवा सीटों का वितरण हुआ कैसे हुआ, 1971 की पॉपुलेशन से हुआ था, तो हमने उस समय बेस अब चेंज होने वाला। आपको पता है कि 2026 में चेंज होने वाला है। क्यों इसलिए चेंज? क्योंकि अब हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ गई है, इसीलिए हमने जो नया हमारा संसद भवन बना है उसी के अकॉर्डिंग बना हो, है ना। तो चलिए अगला लिखिए। दूसरा इसमें ये कैलकुलेट किया गया इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इंडेक्स मतलब होता है सूचकांक। जो हमारी 8 प्रमुख उद्योग है उसका ये सूचकांक। हमारे 8 प्रमुख उद्योग कौन है लिखिए। पहला लिखिए कोयला, और उसके आगे एक ब्रैकेट बना के लिखिएगा 10.33%। पहला लिखिए कोयला, कोल। मैं बहुत तेजी तो नहीं बोल रहा हूं, धीरे ही बोल रहा हूं। आप में से किसी के पास पानी है? नॉर्मल पानी है, ठंडा तो नहीं है? नॉर्मल चलेगा, ठंडा नहीं चलेगा। दूसरा लिखिए क्रूड ऑयल 8.98%। क्रूड ऑयल 8.98%। कच्चा तेल 8.98%। उसके आगे ब्रैकेट में लिखते जाइए 8.98%। तीसरा लिखिए सीमेंट 3.37%। आपको पता है ना, दशमलव के बाद इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं, एक एक पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये मत बोलिए कि 3.37%, 3.37%। और चौथा लिखिए फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। उर्वरक का है 2.63%।
पांचवा लिखिए रिफाइनरी 28.04%, रिफाइनरी 28.04%। अगला लिखिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली 19.85%, 19.85%। अगला लिखिए नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस 6.88%। पीछे हो जाइएगा तो मुझे फिर से बोल दीजिएगा, बोल दूंगा 8%। स्टील है 17.92, 17.92। फिर से मैच करा लीजिए। कोयला है 10.33, क्रूड ऑयल है 8.98, सीमेंट है 5.37, फर्टिलाइजर उर्वरक है 2.63, किसका किसका 5.37। मैंने कितना बोला है, सॉरी मेरे उसमें बोल इसलिए मैच करा 5.37, 3 वो 5.37। रिफाइनरी 28.04, बिजली 19.95, 8.5, नेचुरल गैस 6.88, स्टील 17.92। ठीक, किसका किसका फर्टिलाइजर का 2.63। अब आप ऐसा समझिए कि यूपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन आया था रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज पूछा होगा कि कितना ये कंट्रीब्यूट करता है एक कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सब तो आप नहीं याद कर सकते, ना मुझे याद हो सकता है, मैंने भी लिख के लाया हुआ है बाकायदा, इकोनॉमिक्स का जो बजट देखा मैंने। तो मैं मान चलिए कि स्टील का हो सकता है, क्योंकि स्टील ऐसी चीज है जो जरूरत की सबसे जरूरत की चीज है। स्टील हो सकता है। भारत में जो मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज है वो काफी डाउन हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड कम हो रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो गाड़ियां होती और ऑटोमोबाइल की डिमांड किस पे डिपेंड करती, स्टील पर भी डिपेंड करती। अगर स्टील का डिमांड हो रहा तभी तो गाड़ियां बनेगी। अब कोरोना के समय में ऐसा हो गया, गाड़ी आदमी पहले पेट भरे के गाड़ी खरीदे, तो किसी तरह की कोई डिमांड नहीं। तो कोरोना का पॉइंट तो समझ में आता था, लेकिन ये देखा गया प्राय 2016-17 के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड घटने लगी। जब ऑटोमोबाइल सेक्टर घटने लगेगा, सीधी सी बात है कि आपको स्टील का डिमांड कम होने लगेगा। दूसरी बात ये देखी गई कि कंस्ट्रक्शन का काम कम होने लगा। कंस्ट्रक्शन सीधे रिलेटेड है सीमेंट से रिलेटेड। हर एक चीज अर्थव्यवस्था में हर चीज एक इंटर रिलेटेड। सीमेंट का डिमांड ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब घर कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। सीमेंट का डिमांड कम है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि पैटर्न देखा गया कि इतना डाउन क्यों जा रहा है। और किसी भी जब ये प्रोडक्शन जब इसका सूचकांक बनता है तो ये आप मान के चलते हैं जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसका परसेंट, वो जिसका वेटेज ज्यादा होगा वो असर ज्यादा डालेगा। जिसका वेटेज ज्यादा होगा और उसकी डिमांड कम होगी तो असर डालेगा, सूचकांक पे असर डालेगा। एग्जांपल के तौर पर ये बोलूं कि मैन्युफैक्चरिंग का 77% है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गए होना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात इस पर असर पड़ने में लगेगा नहीं तीनों पे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? ये 77% है। और अगर जब सूचकांक बनेगा, अगर यही डाउन होने लगेगा सूचकांक ऑटोमेटिकली डाउन होने लगेगा। तो जो जिसका ज्यादा वेटेज है उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो सूचकांक ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू होगा। तो ये देखा गया मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन काम काफी लो, इसका मतलब सीमेंट की डिमांड नहीं होगी। और इसमें यूपीएससी में सीधे पूछा रिफाइनरी और एक था इलेक्ट्रिसिटी। तो चांसेस ये हैं कि स्टील का आप याद कर लीजिएगा, सीमेंट इंपॉर्टेंट है और क्रूड ऑयल भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है वैसे, अब आने को कुछ भी आ सकता है, बट स्टील इसलिए क्योंकि स्टील बैकबोन होती है इकोनॉमी। स्टील लोहा ये सब बेसिक इंडस्ट्री जो होती है बैकबोन होती है इकोनॉमी। अब आप ये सोचिए कि इसका कारण ये भी था कि बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं। एनपीए साथ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोगों ने लोन लेके रखा हुआ लोन वापस कर ही नहीं। जब लोन वापस नहीं करेंगे तो उसका असर इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये कि
जो सरकार ने टैक्सेस और ड्यूटीज लगाई थी वो बहुत ज्यादा थी। हाई टैक्सेस जो ड्यूटीज किसी भी देश में होती है तो वहाँ के जो देसी मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, वो हतोत्साहित होते हैं क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 500 रुपए के बाद जितने पैसे कमाएंगे उसका 30% सरकार को देना पड़ेगा, तो आप काम करने के लिए हतोत्साहित होंगे और आप सोचेंगे इससे अच्छा आराम करो, क्योंकि अगला 500 इनकम टैक्स का सिस्टम ऐसे ही है कि 10 लाख रुपए तक आप कमाए, 5 लाख कमाएंगे तो जीरो, पहले 2.5 लाख थी, नए वाले के साथ 5 रुपये जीरो। 10 लाख के ऊपर इनकम अगर आपकी होती है तो आपको जो टैक्सेशन देना पड़ेगा 30% देना पड़ेगा। आपको पता है ये बात कि आपको 30% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि नौकरी लग जाएगी तो दे देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी नौकरी तो लगे। देखिए समझते हैं जब आप नौकरी में आ जाएंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा वो टैक्स देने में, बहुत ज्यादा कष्ट होगा। आपको लगेगा हम क्यों ले रहे हैं आपसे। बिजनेसमैन तो खुशी रहेगा भाई, वो तो बचा लेगा कहीं ना कहीं से। सरकारी आदमी कैसे बचाएगा? क्योंकि सरकार जितनी आपकी इनकम वो तो सरकार की नजर में है, सरकार खुद ही काट के देगी आपको, भैया इतना काट के हम ऐसे ही ले लेंगे, टीडीएस अलग कुछ भी काट लेंगे, लोन लेंगे उस पर अलग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो समस्या ये थी कि हाई टैक्सेस लगे। आपने गाड़ी का नाम सुना होगा हार्ले डेविडसन, ऐसे कुछ नाम है? अब मुझे साइलेंसर का आइडिया तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भारत सरकार उसको उस पर 300% टैक्स लगाती है। मतलब अगर वो अमेरिका से 1 लाख रुपए में इंपोर्ट आती थी तो भारत सरकार उस पर 3 लाख टैक्स लगाती थी, तो भारत के बाजारों में 7-4 लाख रुपए की पड़ती थी। और आपको याद हो डोनाल्ड ट्रंप इसी बात से गुस्सा रहते थे। अमेरिका जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भी कहते थे हम भी इनके प्रोडक्ट पे दम वो लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। और भारत सरकार इसलिए इतने इंपोर्ट इतने ज्यादा टैक्स ड्यूटीज इसलिए लगाई थी क्योंकि उनको पता था अगर हमने इस पे टैक्स कम किया तो सारे जो स्प्लेंडर मोटर सुजुकी सब गायब हो जाएंगे। अब आप सोचिए अगर आपको हार्ले मिलने लगे 2 लाख रुपए में तो आप क्यों लोगे? बुलेट क्यों लोगे? बताओ, तो बुलेट लोगे आप? सब लोग स्टेशन में सब लोग हार्ले से चल के आओगे यूपीएससी की तैयारी करने। ये सच है, ये सच है, ये सिंपल है। कोई स्प्लेंडर नहीं पूछेगा, इस स्कूटी 1 लाख रुपए की मिलती है। तो इतना हाई टैक्सेस लगाने के इसी पर्पज है कि आपके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इनको बचाया जा सके। 1991 से पहले यही खेल चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहले बच्चे को पाल पोस के बड़ा करो, जब तैयार हो जाएगा नौकरी करेगा तो हमको खिलाए। वही काम सरकार कर रही है कि पहले हम अपने जो लोकल लोग देसी मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाले हैं इनको इतना सशक्त बना दें, इतना मजबूत बना दें कि आने वाले समय में ये खुद हमको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के खुद ही टैक्स के मदद देंगे। जाओगे कहाँ? टैक्स तो दोगे ही, कमाओगे तो। 10 साल हम तुमको खिला रहे हैं, उसके बाद तुम खुद दोगे। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा हमको कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर के रूप में हमको वापस देना होगा। और यही चल रहा था। 91 के पहले से केस ये आ गया कि हमारे पास 15 दिन का पैसा बचा फॉरेन पेमेंट करने के लिए, फॉरेन चीज़ों का, विदेशी सामानों में। अब तो मजबूरी हो गई, करना ही पड़ेगा। तो फिर हमने IMF के सामने अपनी लोन शर्त रखी। IMF ने कहा ठीक है हम तुमको लोन देंगे, लेकिन लोन तुमको देंगे, शर्तें हमारी होंगी। सबसे पहले आप अपना बाजार खोलोगे हमारे लिए, कि जितना इतना इंपोर्ट ड्यूटी लाइसेंस सब लगाए उसको हटाओ, और लोन देंगे। इसके बदले में आपको सोना गिरवी रखना पड़ेगा। भारत सरकार ने सोना गिरवी रखा था, उसके बदले में लोन मिला। हालांकि इकोनॉमी को ओपन करने से फायदा ये हुआ कि पहले आपको याद हो 2-3 चैनल आते थे, डीडी मेट्रो, डीडी नेशनल, अरे वही डीडी नेशनल यही आता था। अब क्या होगा आप देखोगे आपके हजारों चैनल आ रहे हैं DTH पे। अब धीरे धीरे वो उसका ये फायदा हुआ कि आप धीरे धीरे इकोनॉमी खोलने का फायदा ये हुआ कि जो प्रोडक्शन लेवल है वो हाई हो। लेकिन समस्या तब भी ज्यों की त्यों है, क्योंकि हम अभी भी हम बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने फोकस तो किया उस पर, लेकिन हमने इंडस्ट्री की फोकस नहीं किया। जितनी हमारी इंडस्ट्री थी आज़ादी के बाद से बांग्लादेश में चली गई। ऐसा ही हुआ था आज़ादी के बाद से, पूरी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। और इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया आपको पता है? एक चीज में और लिखाना है मुझे, अच्छा वो आ गया इस पर। आप लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट। भारत के पास विश्व का 4% एक तरीके से कोयले का भंडार है। विश्व का 4% कुल जितना कोयला अवेलेबल है उसका 4% भारत के पास है।
ऐसा उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है। भारत के पास विश्व का 4% कोयले का भंडार है। हमारी जो बिजली बन रही है वो पता है अभी भी से बन रही है, कोयले से बन रही है, लेकिन 55% भारत की ऊर्जा की जरूरत कोयले से होती है। भारत की ऊर्जा की जरूरत जो 55% जरूरत है वो अभी भी कोयले से बन रही है। इसका मतलब बिजली भी अभी भी कोयले पे डिपेंड है। कितना भी हम ग्रीन एनर्जी कर लें, सोलर कर लें, विंड कर लें, इसका परसेंटेज अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। कोयला तो फिक्स है, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये अनवीकरणीय है, तो एक वक्त के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करें? ये पॉइंट लिख लिया आपने। तो भारत ने अब शुरू किया है कि नया कि हम जितने हाइड्रल प्रोजेक्ट है इसको बढ़ावा देंगे, सोलर प्रोजेक्ट है इसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि कोयला एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, और जब भी कोयला खत्म होगा हाहाकार मचना स्वाभाविक है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी अपनाइए, संसाधनों का ऐसा उपयोग करिए कि जो आने वाले जनरेशन का भी ख्याल रखे, आपका भी ख्याल रखिए। Resources used in such a way that it fulfills the need of current generation without compromising the future generation। यही आपको डेफिनेशन बताई गई है सतत पोषणीय विकास में, कि जितना संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करिए जो कि वर्तमान जरूरतों को पूरा करे। सबसे अच्छी डेफिनेशन यही मानी जाती है। डेफिनेशन कब दी गई थी? 1972 में ब्रुकलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें दी गई थी, जो कि प्रेजेंट जनरेशन की जरूरतों को पूरा करे, साथ बिना कंप्रोमाइज किए फ्यूचर जनरेशन। तो हम तो कोयला खत्म ही करते जा रहे हैं, पूरा पूरा पेट्रोल ये सब डीजल सब खत्म ही करते जा रहे हैं, आने वाले के लिए क्या छोड़ेंगे? अब आप में से कह सकते हैं अपना काम बनता बढ़ते जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि हम इस चीज से कैसे निपटेंगे। आगे लिखिए। अगला है टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल क्या होता है हिंदी में? क्या होता है टेक्सटाइल? उद्योग, सूती उद्योग ऐसा कुछ होता है क्या? बताओ। टेक्सटाइल किसको बोलते हैं? कपड़े उपड़े को बोलते हैं, वही है, वही है। यह लिखिए, क्या भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करता है? टेक्सटाइल से सबसे ज्यादा रोजगार दूसरे नंबर पर भारत में जनरेट होता है। एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद टेक्सटाइल से सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन भारत में होता है। अब आप थोड़ा सा कुछ लिखिए, मैं इसको पहले लिखा। लिख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। अभी इस चित्र का मतलब मैं समझाता हूँ। हम ये मान के चलते हैं कि भारत में अगर 100% टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है उसमें किसका कितना कितना भाग है। देखिए आप लोगों ने कहाँ पे 25% एक्सपोर्ट मैन मेड फाइबर, फाइबर FIBRE, मैन मेड फाइबर।
100% अगर भारत सरकार अगर एक्सपोर्ट करती है, इसका मतलब समझिएगा, तो 75% जो होता है वो कॉटन टेक्सटाइल होता है, यानी सूती के। और जो विश्व की डिमांड है, वर्ल्ड की डिमांड है, वो केवल 25% है इस कपड़े की, 75% एक्सपोर्ट। हम कर रहे हैं 75% एक्सपोर्ट। अगर हम 100% बना रहे हैं टेक्सटाइल, तो 75% हम कॉटन टेक्सटाइल कर रहे हैं, लेकिन जो विश्व में इसकी डिमांड है केवल 25% है। लेकिन जो हम 25% एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर का कोई नाम बताओ, आप लोग पहनते भी होंगे उसको। पॉलिस्टर हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, जो मैन मेड बनता है हाथ से, वो पंपों से, मशीनों से। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं 25%, लेकिन इसकी विश्व में डिमांड कितनी है? 75%। तो आपको इस दोनों में कुछ गैप समझ में आ रहा है? इसको देखने से कुछ गैप समझ में आ रहा है? मतलब इसका यह है कि जिसको हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड तो है ही नहीं वर्ल्ड मार्केट में, और जिसको कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये जो गैप आया, ये इसका सबसे ज्यादा फायदा दो देशों को होता है। नाम बताइए कौन कौन हो सकते हैं? चाइना तो है ही नहीं इसमें, बांग्लादेश, वियतनाम, इन दो देशों ने सबसे ज्यादा फायदा उसको उठाया, और इन्होंने मैक्सिमम अपना प्रोडक्शन लगाना शुरू किया यहां पे। इस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा भेजा। बांग्लादेश कभी भी टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में भारत से आगे नहीं निकला था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो बांग्लादेश टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में भारत से आगे। हम समझने में थोड़े से लेट हो गए, हम इसी को करते गए और हमको ये नहीं पता चला कि डिमांड इसकी ज्यादा हो गई। एक शेर याद आया, कहिए सुनाऊं मैं आपको। शेर कुछ ऐसा था, तो भूल रहा हूं मैं। जिंदगी भर एक गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो कहने का मतलब यही था कि हमको करना ये था और हम करते ये रहेगा। शेर सुनाने का मतलब यही था। शेर बहुत आते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेवेंस मिल गया तो सुना सकते हो, अदरवाइज मतलब ये था कि अगर पॉलिस्टर और जहां पर वियतनाम और बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे, तो भारत सरकार के पास ये समस्या थी कि हम अब इस जो हमारा गैप फिल हो गया इसको कैसे खोल सकते हैं। तब भारत सरकार ने तमाम पीएलआई में, आपको बोल रहा हूं, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, भारत सरकार ने फिर कहा तुम बनाओ, हम तुमको और पैसे देंगे, तुम बनाना स्टार्ट करो। तो आगे कुछ पॉइंट लिखिए। भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की मैन मेड फाइबर के लिए। 10,683 करोड़ रुपए का आवंटन किया। 10,683 करोड़ रुपए का आवंटन किया पीएलआई स्कीम के थ्रू। भारत सरकार ने मैन मेड फाइबर को, फिर से बोल दूं, भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम के थ्रू मैन मेड फाइबर को बढ़ाने का फैसला किया। ऐसे लिखिए, कहानी के फॉर्म में लिखा है, बढ़ाने का फैसला किया। दूसरा लिखिए, इसके लिए उन्होंने 10,683 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इंसेंटिव का मतलब यही है कि आप बनाओ, हम आपको पैसा देंगे। आप नया कुछ बनाना चाहो, नया बनाओ। ग्रीन फील्ड मतलब यह कि पहली बार इंडस्ट्री बनाओगे, जमीन खरीदोगे, उस पर बिल्डिंग बनाओगे और प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करोगे। ब्राउन फील्ड मतलब बना 10,683। अब ब्राउन फील्ड का मतलब ये कि बना बनाया है, सरकार उसमें आपको प्रमोट करे कि एक नया कुछ उसमें उसी में खोल लो और इसमें प्रोडक्शन करना शुरू कर दो। इसलिए देखिए कि आप जो इतने स्पोर्ट्स के कपड़े आ रहे हैं सब पॉलिएस्टर, नैनो, सब ऐसे ही आ रहे हैं। पहले कॉटन का जमाना ज्यादा था, अभी सारे जितने स्पोर्ट्स का मटेरियल इतना तेजी से बढ़ गया कि लोग उसको डेली यूज में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे लिखिए। जिससे कि 7.5 लाख रोजगार सृजन होने की संभावना है। जिससे कि 7.5 लाख रोजगार सृजन होने की संभावना है, ऐसा उन्होंने एस्टिमेशन किया है। कितना बढ़ेगा? इसमें कौन कौन से राज्य इन्वॉल्व है ये भी लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब। उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब, जहां पर टेक्सटाइल के हब हैं वहीं भी इन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि एक पीएम मित्र स्कीम लॉन्च की। पीएम मित्र स्कीम, आप लोग बोर होने लगेगा मुझे बता दीजिएगा, वहीं से मैं खत्म कर दूंगा। जब तक आपका चेहरा नुरानी देखेगा तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। अब मुझे ऐसा लगा आप बोर हो रहे हैं तो फिर मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि वहीं तक पढ़ाया जा सकता है जहां तक आपकी इच्छा हो। अदरवाइज तो बाउंस जाएगा, कोई मतलब नहीं, उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो आप लोग बोर होइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी 10 मिनट है आपके पास। लिखिए, भारत सरकार ने 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने का निर्णय लिया। 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ये इंग्लिश हिंदी का गोल चक्कर तो नहीं फंस रहा है ना आपको? मैं तो इजी कर दे रहा हूं, जितना मैं इजी कर सकता हूं उतना मैं कर दे रहा हूं। ग्रीन फील्ड क्या होता है अभी मैंने बताया आपको, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ये जानना इसलिए जरूरी है, कल को आप अगर आप मेंस लिखते हैं तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है। मैं ये चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप प्री के पर्पज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्रीन फील्ड क्या होता है, ब्राउन फील्ड क्या होता है। और जब आप अपने आंसर में इन चीज को मेंशन करेंगे तो आपके आंसर को एकदम वैलिड बनाएगा, थोड़ा सा मजबूत बनाएगा। ग्रीन फील्ड का मतलब एकदम नए नए आपने जमीन खरीदी, उसमें बिल्डिंग बनाई, प्रोडक्शन शुरू किया। ब्राउन फील्ड मतलब बना हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसमें आपने कुछ पैसे देके चलो और एलोकेट कर दिए नए, उसमें उसी में कुछ जोड़ जाड़ के बना के प्रोडक्शन करना शुरू किया। इसमें 5F को प्रमुखता दी गई। 5F। पहला लिखिए F। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। इसका मतलब ये कि आप फार्म में प्रोडक्शन करेंगे फाइबर का, फैक्ट्री तक उसको पहुंचाएंगे, और जो फैशन है, जो नीड है, उसके अनुसार आप इसको विदेशों, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन में सप्लाई करेंगे। इसमें एक सबसे बेसिक समस्या, जो सबसे मूलभूत समस्या थी कि आप ऐसा सोचिए कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि इकोनॉमिक्स से क्लासेस आप CSN में लेंगे, पॉलिटिक्स क्लासेस आप RR कॉलेज में लेंगे, ज्योग्राफी क्लासेस आपको आर्य कन्या जाना पड़ेगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपको GDC जाना पड़ेगा। तो आप सब मिलकर गालियां देंगे हमको। क्वाइट रीजन, ये सही बात है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती गाली की, देंगे, ऑब्वियस सी बात है। हमारे साथ समस्या इसमें भी यही समस्या थी कि कॉटन प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, इकट्ठा कहीं और हो रहा है, बन कहीं और रहा है, और जा कहीं और रहा है। तो अगर 4 जगह एक ही चीज का प्रोडक्शन लगेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी कि नहीं, परिवहन लागत लगेगी कि नहीं, और वो आपके प्रोडक्ट को महंगा कर देगा, सीधी सी बात। लेकिन अगर आप CSN में रह के सारी क्लासेस अटेंड कर ले रहे हैं, उस तरीके से जो मेगा पार्क बनते हैं, इसका मेन पर्पस यही है कि एक ही जगह सारा कुछ बना बनाया प्रोडक्ट यहाँ से निकले, और आपको कहीं तमिलनाडु, गुजरात, इटली, विदेश कहीं भेजना हो, आप यहीं से इसको भेज सकें। इसका भेजने का इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, तो जाहिर सी बात आपका प्रोडक्ट चीप होगा, सस्ता होगा विदेशी वस्तुओं के कंपैरिजन में, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ से बेच पाएंगे। अभी आप सारे लोग खुश होंगे क्योंकि पानी की व्यवस्था पीना है तो आप बाहर जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही कि अगर आपको सब कुछ अवेलेबल एक ही क्लासरूम में मिल जाएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। उसी तरीके से इसीलिए सरकार मेगा पार्क स्थापित करती है। कोई फूड एंड बेवरेज का तो फूड पार्क स्थापित करती है,
पतंजलि का आपने नाम सुना होगा, तमाम इसके फूड पार्क। भदोही में आपने कालीन का नाम सुना होगा। ये सब इसीलिए बनाया जाता है कि एक ही जगह पर बना बनाया प्रोडक्ट को हम तैयार कर सकें। तो आज के लिए इतना रखें। थैंक यू क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके जो आगे वो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।